everyone, welcome back to the galaxy of electrical engineering. So I'm back with another video regarding power system objective question by CL Vadwa. So if you haven't seen my previous video, so I request you to please have a look at once. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So before starting our video, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए and don't forget to hit the bell icon for further notification. So let's start the video. So हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग द केबल इज डैश. सो ऑप्शंस आर टू इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, टू इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बट रिड्यूस इंडक्टेंस, to decrease the effective resistance and inductance, to decrease the effective resistance but increase the inductance. So the effect of bonding the cable is to increase the effective resistance and reduce the inductance. So जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज बी. सो आप इसे ध्यान में रखिए कि जो इफेक्ट होता है बॉन्डिंग ऑफ केबल का, जब हम केबल्स को बॉन्डिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है बट रिएक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. In order to eliminate sheet losses, a successful method is dash. So जो sheet losses होते हैं केबल में, sheet losses होते हैं, उसे अगर हमें eliminate करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे. So in order to eliminate the sheet losses, successful method is to transpose the cable. केबल का ट्रांसपोजिशन होना चाहिए. केबल ट्रांसपोजिशन, केबल ट्रांसपोजिशन. ठीक है. सो केबल का ट्रांसपोजिशन होना चाहिए अलॉन्ग विथ क्रॉस बॉन्डिंग प्लस क्रॉस बॉन्डिंग प्लस क्रॉस बॉन्डिंग. सो केवल ट्रांसपोज नहीं करना है हमें, केवल क्रॉस बॉन्डिंग नहीं करना है हमें दोनों भी करना है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट शीट लॉसेस. सो टू ट्रांसपोज द केबल अलॉन्ग विथ क्रॉस बॉन्डिंग. सो ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. So moving towards next question. The sending end voltage of feeder with reactance 0.2 per unit is 1.2 per unit. If the reactive power supplied at the receiving end of the feeder is 0.3 per unit, the approximate drop of volts in the feeder is dash. So these are the option. हमें पूछा क्या गया है, जो sending end voltage है, सेंडिंग एंड वोल्टेज का तो वैल्यू हमें दिया गया है 1.2 पर यूनिट. सिमिलरली फीडर का रिएक्टेंस भी दिया गया है, सो x इज इक्वल्स टू 0.2. रिएक्टिव पावर का भी वैल्यू दिया गया है, q इज इक्वल्स टू 0.3 पर यूनिट. बट हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है. सो जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज del v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. सो we have one formula regarding this. So q is equals to v del v by x. So आप पूरे के पूरे values इस formula में substitute कीजिए. So we have to find out del v. So I can write this formula as qx by v. So q का वैल्यू क्या है 0.3 into x का वैल्यू 0.2 and v का वैल्यू 1.2. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट वन रिजल्ट एंड दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी 0.05 पर यूनिट. ठीक है, 0.05 पर यूनिट. सो कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, सो इट इज इन ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इफ अ सिंक्रोनस मशीन इज ओवर एक्साइटेड, it takes lagging wire from the system when it is operated as dash. So क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो सिंक्रोनस मशीन है वो ओवर एक्साइटेड है. ठीक है, जो सिंक्रोनस मशीन है वो ओवर एक्साइटेड है और वो लैगिंग वार्स को ले रहा है फ्रॉम सिस्टम. सिस्टम से वो लैगिंग वार, लैगिंग रिएक्टिव पावर को ले रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड एज dash. So when it is operated as dash. So we have certain information regarding this. So let's see. So यहाँ excitation दिया गया है, over excitation, under excitation and normal excitation.
सो वेन एवर देयर इज ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन में क्या होगा, ऑल्टरनेटर डिलीवर करेगा रिएक्टिव पावर को एंड इट इज गोइंग टू ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर में वो ऑपरेट करेगा। सिमिलरली अगर सिंक्रोनस मोटर होगा तो सिंक्रोनस मोटर के केस में व्हेन इट इज ओवर एक्साइटेड सो इट इज गोइंग टू डिलीवर रिएक्टिव पावर और ये लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होगा। ठीक है, जो मोटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होगा। Similarly, when there is under excitation, so alternator is going to absorb reactive power, but synchronous motor is also going to absorb reactive power, but यहाँ जो power factors होंगे वो different होने वाले हैं। So alternator के केस में leading power factor होने वाला है, but synchronous motor के केस में lagging power factor होगा। And during normal excitation, it is neither absorb nor deliver reactive power at unity power factor, and similarly in this case also neither absorb nor deliver reactive power at unity power factor. So इसे भी आप रीड कर सकते हो, जो ऊपर दिया गया है उसे ही वर्डिंग्स में नीचे दिया गया है। ठीक है, सो जो हमने अब तक डिस्कस किया उसे हम ग्राफिकली अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ करके रख लिया है, इन्वर्टेड V एंड V का ग्राफ। So as you can see that we have here inverted V and V graph for alternator as well as synchronous motor. So अगर synchronous machine over excited है, ठीक है, in both the cases चाहे वो alternator हो या फिर synchronous motor हो, so over excitation आप right side में देख सकते हैं, unity power factor के right side में over excitation से represent किया गया है in both the cases, चाहे वो alternator हो या फिर motor हो। बट इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर सिंक्रोनस मशीन अगर ओवर एक्साइटेड है देन इट इज गोइंग टू डिलीवर रिएक्टिव पावर एट लैगिंग पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर एट लैगिंग पावर फैक्टर। एंड इफ ऑल्टरनेटर इज अंडर एक्साइटेड देन इट इज गोइंग टू ऑब्जर्व रिएक्टिव पावर एट लीडिंग पावर फैक्टर, सो इट इज गोइंग टू ऑब्जर्व reactive power at leading power factor। but in case of synchronous motor आप राइट साइड में देख सकते हो ओवर एक्साइटेशन है और लेफ्ट साइड में अंडर एक्साइटेशन है। ठीक है, सो whenever there is over excitation synchronous motor is going to deliver reactive power at leading power factor। क्यों डिलीवर, ओवर एक्साइटेशन ये दोनों भी केस में सेम है, ये दोनों भी केस में चाहे वो ऑल्टरनेटर हो या फिर सिंक्रोनस मोटर हो, दोनों भी केस में सेम है, बट चेंज कहाँ पे हो रहा है, चेंज हो रहा है पावर फैक्टर में। सो हियर यू कैन सी देयर इज लैगिंग पावर फैक्टर, बट इन केस ऑफ मोटर देयर इज लीडिंग पावर फैक्टर। सिमिलरली इन केस ऑफ अंडर एक्साइटेशन, सो व्हेनेवर देयर इज अंडर एक्साइटेशन synchronous motor is going to observe reactive power at lagging power factor, at lagging power factor। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि जो मशीन है वो ओवर एक्साइटेड मशीन है। सो एज यू नो कि जब भी ओवर एक्साइटेड मशीन हो, चाहे वो ऑल्टरनेटर हो या फिर मोटर हो, ओवर एक्साइटेशन के केस में हमेशा सिंक्रोनस मशीन रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेंगे, रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेंगे, ना कि वो रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व करेंगे। सो क्वेश्चन में दिया गया है इफ अ सिंक्रोनस मशीन इज ओवर एक्साइटेड इट टेक्स लैगिंग वार, नो इट टेक्स लैगिंग वार फ्रॉम द सिस्टम व्हेन इट इज ऑपरेटेड एज डैश। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, नन ऑफ द अबव। क्यों नन ऑफ द अबव? बिकॉज सिंक्रोनस मशीन नेवर टेक, it only gives during over excitation, it only gives reactive power during over excitation। so option number D is only correct answer for this। so I hope आपको ये समझ में आया होगा। so चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। if a synchronous machine is under excited, if a synchronous machine is under excited it takes lagging power from the system when it is operated as dash। सो यहाँ हमें पूछा क्या गया है कि अगर सिंक्रोनस मशीन अंडर एक्साइटेड है, इफ इट इज अंडर एक्साइटेड देन इट टेक्स, इट ऑब्जर्व्स
reactive power from the system when it is operated as both. क्यों both? Because हमने already discuss कर लिया था whenever there is under excitation, whenever there is under excitation, आप दोनों भी केस में देख लीजिए कि जो रिएक्टिव पावर है उसे ऑब्जर्व कर रहा है, ऑल्टरनेटर भी ऑब्जर्व कर रहा है और सिंक्रोनस मोटर भी ऑब्जर्व कर रहा है रिएक्टिव पावर को फ्रॉम द सिस्टम. So during under excitation it is going to observe and during over excitation it is going to deliver only. ठीक है. So जो हमारा correct answer है for this given question is both synchronous motor as well as generator. So if synchronous machine is under excited, it observes reactive power from the system when it is operated as synchronous motor as well as generator. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So next question is a synchronous machine has higher capacity for dash. So हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है? लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, it does not depends upon the power factor of the machine, and last one is it depends upon the power factor of load. So asynchronous machine has higher capacity. So synchronous machine के पास ज़्यादा capacity होता है whenever there is leading power factor. So whenever there is leading power factor. So option A is only correct answer for this. So next question is a machine designed to operate at full load is physically heavier and is costlier if the operating power system is dash. So क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एक मशीन है, if we want to design the machine to operate at full load, and is physically heavier and is costlier, वो heavy भी है, वो costly भी है, if it is operated at dash power factor. So as you can see here कि जो current है, it is inversely proportional to cos phi. So cos phi is nothing but power factor only. So current is inversely proportional to power factor. But you can see that current is directly proportional to size of the conductor. So as you know, if the size is more, then machine is physically heavier. अगर machine ज़्यादा heavy होंगी, ज़्यादा costly होंगी, सो करंट का तो वैल्यू ज्यादा है बट कॉस फाई का वैल्यू कम है. सो कॉस फाई का वैल्यू कम है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी लैगिंग ओनली. So the machine designed to operate at full load is physically heavier and is costlier if the operating power factor is lagging power factor only. So I hope आपको समझ में आया होगा. So moving towards next question. For the same voltage boost, the reactive power capacity is more for dash. So options are shunt capacitor, series capacitor. It is same for both series and shunt. So अगर वोल्टेज को बूस्ट करना होगा, ठीक है, वोल्टेज को बूस्ट करना होगा, देन रिएक्टिव पावर कैपेसिटी ये ज्यादा होंगी फॉर व्हाट काइंड? फॉर कंपनसेशन. व्हाट काइंड ऑफ कंपनसेशन? सीरीज या फिर शंट. ठीक है. सो एज यू ऑल नो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. अगर वोल्टेज को बूस्ट करना है दैट मीन्स हमें रिएक्टिव पावर को भी बढ़ाना होगा. अगर रिएक्टिव पावर की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा देन व्हाट वी नीड टू कनेक्ट? वी नीड टू कनेक्ट शंट कैपेसिटर ओनली. शंट कैपेसिटर ओनली. Q शंट कैपेसिटर. सी दिस इज QS. This is Q from sending end. This is Q at load, and if we connect Q in shunt, QSH. So what we are going to get? We are going to get QS plus QSH. This is shunt capacitor. ठीक है, यहाँ से हमें reactive power मिल रहा है is equals to QL. So V is directly proportional to Q. V को बूस्ट करना है तो Q को बूस्ट करना ही होगा. अगर Q को बूस्ट करना है देन वी हैव टू कनेक्ट शंट कैपेसिटर. सो अगर शंट कैपेसिटर को कनेक्ट कर लिया देन Q बूस्ट हो जाएगा. ठीक है. सो आपको मिलेगा ज्यादा वैल्यू. रिएक्टिव पावर कैपेसिटी विल बी मोर फॉर
shunt capacitor. So option A is only correct answer for this. So moving towards next question. A synchronous phase modifier as compared to a synchronous motor for a mechanical loads has dash. So इसे आपको याद रखना है कि whenever there is synchronous phase modifier as compared to synchronous motor used for mechanical load, it has smaller shaft and higher speed. So synchronous phase modifier has smaller shaft and higher speed as compared to synchronous motor. So option number B is only correct answer for this. So it has smaller shaft and higher speed. So moving towards next question. This is the last question for our video. If IA1 is the positive sequence current of an alternator and Z1, Z2, Z0 are the sequence impedances of alternator, the drop produced by the current IA1 will be dash. So हमें पॉजिटिव सीक्वेंस के बारे में पूछा गया है. So we have to draw positive sequence impedance network only. So here we have Z1, then we have generator E, then we have current IA1 and we'll get total voltage. But हमें find out क्या करना है? We have to find out voltage drop. So voltage drop आप यहाँ find out करोगे, यहाँ आप find out करोगे, ठीक है. So voltage drop is equals to IA1 into Z1. So this is going to be the voltage drop. So किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है? So it is in option number A. So option number A is only correct answer for this. But still we have certain information regarding fault. So चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते. So we have here different types of fault. So LG fault, double L fault, double LG fault and triple L fault. So whenever there is LG fault, अगर fault occur हो गया लाइन और ग्राउंड के बीच में, लाइन और ग्राउंड के बीच में अगर फॉल्ट ऑकर हो गया, देन फॉल्ट करंट का वैल्यू क्या होगा? फॉल्ट करंट का वैल्यू इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स ऑफ IA0. सो IA0 क्या है? इट्स अ जीरो सीक्वेंस करंट. सो सीक्वेंस करंट रिलेशन क्या होता है इन केस ऑफ LG फॉल्ट? सो current is going to be same. IA1 is equals to IA2 is equals to IA0 because ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. whenever there is LG fault, so LG fault के केस में तीनों भी सीक्वेंस इम्पिडेंस नेटवर्क होते हैं, वो तीनों भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं. दैट्स वाई तीनों का भी करंट सेम होता है. सो IA1 इज इक्वल्स टू IA2 इज इक्वल्स टू IA0. और जो सीक्वेंस वोल्टेज का रिलेशन होता है दैट मीन्स VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 इज इक्वल्स टू 0. तीनों के भी वोल्टेज का समेशन 0 होता है, ठीक है. एंड ऑल सीक्वेंस नेटवर्क आर इन सीरीज. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो सीक्वेंस नेटवर्क होते हैं तीनों के भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज डबल एल. सो डबल एल के केस में क्या होता है? दोनों लाइन के बीच में फॉल्ट होता है. यहाँ ग्राउंड का कोई भी सीन नहीं होता है, ठीक है. सो अगर ग्राउंड नहीं है तो IA0 भी नहीं होगा. सो IA0 का वैल्यू 0 हो जाएगा. बट फॉल्ट करंट का वैल्यू क्या आएगा? फॉल्ट करंट इज गोइंग टू बी √3 IA1 √3 IA2. सो यहाँ माइनस और प्लस क्यों दिया गया है? बिकॉज तीनों का भी आपने सम कर लिया, तीनों भी करंट्स का सम कर लिया, देन यू आर गोइंग टू गेट 0 ओनली. बट IA0 का तो वैल्यू 0 है, यहाँ तो वैल्यू 0 है, देन यू आर गोइंग टू गेट IA1 इज इक्वल्स टू माइनस IA2 एंड वोल्टेजेस VA1 इज इक्वल्स टू VA2. दोनों के भी वोल्टेज सेम होते हैं. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क आर इन पैरेलल. थर्ड वन वी हैव इज डबल LG फॉल्ट. सो डबल LG फॉल्ट में जो फॉल्ट करंट होता है इट इज
similar to that of LG fault, 3 times of IA0। जो करंट होते हैं, करंट के समेशन का वैल्यू 0 होता है, बट वोल्टेजेस के वैल्यूज सेम होते हैं बिकॉज पैरेलल में सीक्वेंस नेटवर्क कनेक्टेड होता है। एंड लास्ट वन वी हैव हियर इज 3 फेज फॉल्ट। सो 3 फेज फॉल्ट के केस में जो फॉल्ट करंट होता है दैट इज IA1 ओनली, दैट इज IA1 ओनली। देन सीक्वेंस करंट का रिलेशन क्या होता है, IA1 इज इक्वल्स टू IA, बट नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का वैल्यू 0 होता है इन केस ऑफ 3 फेज फॉल्ट। और जो वोल्टेज होते हैं वोल्टेज भी इक्वल होते हैं, ठीक है, वोल्टेज इक्वल होते हैं एज दैट ऑफ LL फॉल्ट। एंड ओनली पॉजिटिव टर्मिनल इज शॉर्टेड। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चार्ट समझ में आया होगा। पूरा का पूरा हमने फॉल्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको डिटेल में, इससे भी ज़्यादा डिटेल मैनर में फॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एंड आई कैन मेक वन वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस।